बार 1573 को अकबर ने राजा तोरणमल को भेजा। राजा तोरणमल जो नवरत्नों में से एक था, जो उत्तर प्रदेश से था, और वो एक क्षत्रिय था, एक विद्वान था। अकबर का जो महसूल और वित्त का प्रमुख था, बहुत विद्वान था, वो उसको भेजा, आखिरी बार भेजा। राजा तोरणमल आया। राजा तोरणमल का स्वागत भी सम्मान से किया। एक बात याद रखने की, जो जो दूत आए अकबर की ओर से, राणा जी ने सबों का स्वागत सम्मान से किया। कभी अडचण आहे काही? अच्छा ओके, काही अडचणी शांताराम जी? जो राजा तोरणमल आया, हाँ, राजा तोरणमल ने समझाने की कोशिश की, बताया कि नहीं, मैं अपने बेटी बहनों का सौदा नहीं कर सकता। मैं मुगलों के साथ अधीनता स्वीकार करना मतलब अपनी बहन बेटियों का, अपने माथे का, अपने सामान्य लोगों का, अपने देश का और अपने देश का सौदा करने जैसा, और सौदा मैं नहीं करूंगा। ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारे विचार नहीं है, और हमारे पुरखों के सीख नहीं है। राणा जी आखिर तक क्यों मान गए? नहीं, आपको समझ गए। राणा जी आखिर तक अधीनता के लिए नहीं मान गए। राणा जी ने देखा, अकबर ने देखा कि अभी नहीं हो सकता। जब जलाल खान कोरचा जब वापस गया, तभी युद्ध की छाया बढ़ गई। इतने लोग आने के बाद भी महाराणा जी ने बिल्कुल माना नहीं, अधीनता स्वीकार की नहीं। उन्होंने अपने राज्य को आगे लेने की कोशिश की। वो गोगुंदा से राज कर रहे थे, क्योंकि चित्तौड़ तो तब इन्होंने ले चुका था, अकबर ने ले चुका था। फिर इसके बाद उन्होंने अपने जो उनके साथी थे, उनके साथियों के साथ उन्होंने अपने सभी युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दी। अकबर ने देखा कि, अकबर को लगा कि अपने को अभी युद्ध करना ही पड़ेगा। अकबर तो लालची था, उसे मेवाड़ चाहिए था, यानी मेवाड़ से पहले मैं आपको पुनः जौहर के बारे में बता देता हूँ, और फिर हम हल्दी घाटी तरफ जाएंगे। मैं आपको 3 जौहर के बारे में बताऊंगा जो चित्तौड़ में हुए थे। मैं अभी 2012 में चित्तौड़ जाकर आया। मैंने वहाँ का उदयपुर देखा, चित्तौड़ देखा, कुंभलगढ़ देखा, हल्दी घाटी देखा, गोगुंदा देखा। भाइयों, अगर चित्तौड़ जाते हैं तो हमें पूरी के पूरी कहानियाँ वहाँ पे दिखती है। अगर आप चित्तौड़ गए तो वहाँ भी जौहर कुंड देखा। चित्तौड़ में 3 बार जौहर हो चुके। पहला जौहर पता है हमें 1303 में हुआ है, जब अलाउद्दीन खिलजी जो सुल्तान था दिल्ली का, वो रानी पद्मिनी के लिए आया था। तब रानी पद्मिनी अपने स्वत्व और क्षत्रिय धर्म के लिए उन्होंने अपनी पवित्रता के लिए हजारों नारियों के साथ जौहर किया था। तब उन्होंने जौहर के बारे में मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में कौन सी ही संस्कृति में, कौन से देश में जौहर की प्रथा नहीं थी। इवन दो हमारे प्राचीन काल में, अगर हम राजस्थान के इतिहास की समय रेखा देखें तो 5000 वर्षों में कभी भी जौहर नहीं हुआ था। प्राचीन काल में, वैदिक काल में, आहार संस्कृति में, आर्य संस्कृति में, प्राचीन काल में हमारे राजपूताना में कभी जौहर नहीं हुआ था। जब 712 के बाद ये जो तुर्क, पश्तून, अफगानी, शक, हून, जब इन्होंने हमारे देश पर आए, मध्य युग के बाद ही जौहर की प्रथाएं चालू हुई। जौहर होता है, जौहर मतलब होता है कि जो स्त्री अपने सत्व के लिए, अपनी पवित्रता के लिए अपनी जान, हंसते हंसते जान देती है, लेकिन अपना सत्व और पवित्रता देती है, उसे जौहर कहा जाता है। और जौहर सिर्फ राजपूतों में किया हुआ है। ये जौहर मतलब जो नारी है, इतनी सम्मान की व्यक्ति है। नारी का सम्मान हमारे संस्कृति में, हमारे परंपरा में बहुत ऊंचा है। नारी का सम्मान हमें जौहर से पता चलता है। नारी त्याग की मूर्ति है, नारी भोग की मूर्ति नहीं है। पाश्चिमात्य देशों ने, इस आक्रमणकारियों ने नारी को भोग की वस्तु बनाया था, लेकिन नारी भोग की वस्तु नहीं है, नारी त्याग की मूर्ति है। ये राजपूतों में था। इसलिए राजपूत औरतें अपना सत्व, अपनी पवित्रता, अपना चारित्र के लिए हंसते हंसते जान देती थी, और समूह के साथ जान देती थी। इसे जौहर कहा जाता है। चित्तौड़ में 3 जौहर हुए। महारानी पद्मिनी ने किया 1303 में। उसके बाद राणा सांगा की महारानी कर्णावती, जो राणा सांगा बहुत बहादुर थे, लेकिन जब गुजरात का बादशाह बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तो तब चित्तौड़ पर आक्रमण करने के वक्त कर्णावती ने हुमायूं के पास भाई के नाते राखी भेजी, उन्हें मदद नहीं दी थी। वो राखी का किस्सा है, वो इसका ही बाप था, अकबर का। लेकिन कर्णावती ने अपने स्वत्व और पवित्रता के लिए 3000 नारियों के साथ 8 मार्च 1535 को ये जौहर किया था। उसके बाद
जो हुआ तो जो हुआ तो 1568 को जब अकबर ने किया तो पत्ता सिसोदिया जो सेनापति था, वो पत्ता सिसोदिया की जो महारानी थी फूलकवर, फूलकवर, उन्होंने 1568 में अपने सत्व और पवित्रता के लिए जोहर किया। जोहर करना इतनी आसान बात नहीं थी, हंसते हंसते मौत में जाना इतनी आसान बात नहीं थी। इसलिए पूरे दुनिया में राजपूतों का इतिहास पढ़ा जाता है। राजपूतों का इतिहास सुनना, पढ़ना, देखना, जानना के लिए लोग बेचैन है, बेताब है कि राजपूतों का इतिहास क्या है, राजपूत क्या है, ये समझने की कोशिश पूरे दुनिया में करते हैं और हमें भी करना चाहिए। इसलिए हमें बहुत शांति तरीके से इसको समझ लेना, बहुत तरीके से। मैंने आपको जो चित्तौड़ में जो 3 जोहर हुए इसके बारे में बताया, मैं आपको आगे ले चलूंगा हल्दी घाटी के युद्ध में। जो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में लिखा गया है वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। जो अंग्रेजों ने लिखा है वो उन्होंने छुपा कर लिखा है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर लिखा है। और जो मुगल इतिहासकारों ने लिखा है, फिर उसमें अबुल फजल हो जिसने अकबरनामा लिखा, बदानी हो जिसने तवारीखें लिखी, उन्होंने सब तथ्यों को छुपाया है। सही तथ्य जो घटनाएं घटी वो सामने नहीं लाई है। इसके लिए हम बेचैन है कि हमारा इतिहास क्या है। हल्दी घाटी के युद्ध में हमेशा कहा जाता है कि उसमें अकबर की जीत हुई। अकबर की जीत तो कभी नहीं हुई और राणा तो कभी हारे नहीं। ऐसा हल्दी घाटी का युद्ध है और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बताना चाहता हूँ। हल्दी घाटी के युद्ध के पहले जो 4 दूत आए थे, जिसमें पहला मुगल था, लेकिन बाद में के 3 जो थे, राजा मानसिंह, जो मैं राजा नहीं कहूंगा उसको, मानसिंह था, उसका बाप भगवंत दास था और राजा तोरणमल था। इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत डराया, जान मतलब मेवाड़ खत्म होगा ऐसी डरावनी भाषाएं की, लेकिन अधीनता और संधि सुलह करा क्यों किया नहीं, ये भी हमने बताया कि महाराणा जी अपना धर्म, अपना देश, अपना माटी, अपनी जनता और बेटी और बहनों का सौदा नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने सुलह नहीं किया, संधि सुलह नहीं किया और उन्होंने अपनी अधीनता नहीं स्वीकार की। इसका नतीजा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध के वक्त राणा जी के साथ कौन था और अकबर के साथ कौन था, ये भी देखना बहुत जरूरी है। राणा जी के साथ सबसे बड़ी बात थी कि भीमाशाह कावड़िया था, उसका भाई करमचंद था, ताराचंद था, कावड़िया का भाई ताराचंद था। सबसे बड़ी बात तो जो ग्वालियर नरेश था, राम सिंह, उसके 3 बेटे थे, उसके 3 बेटे और एक पोता था जो भंवर। राजपूतों में जब महाराणा जी जिंदा होते हैं तो उनके बेटे को कुंवर कहा जाता है और नाती को भंवर कहा जाता है। राणा जी के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में भामाशाह कावड़िया थे, ताराचंद थे और उसके बाद थे अमर सिंह, उनके बेटे अमर सिंह थे, हकीम खान शाह सूरी था, जयमल पत्ता सिसोदिया का बेटा था। इतने शूरवीर थे। और कहा जाता है कि राणा प्रताप जी का जो सेनापति था हल्दी घाटी में वो हकीम शाह सूरी था। ये हकीम खां सूरी कौन था? वो शेरशाह का वंशज था, जो शेरशाह ने अकबर के बाप को 1540 में हराकर 15 साल उसको वनवास में भेज दिया था। वो अफगानी शेरशाह सूरी का ये हकीम शाह सूरी वंशज था। आपको बता दे कि जो अकबर की पैदाइश राजपूतों के घर पे हुई है। जो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को युद्ध में पराजित कर जो सिंध में लौटा दिया था वनवास में, तब हुमायूं ने हमारे जो उमरकोट, पाकिस्तान में आज उमरकोट में जो हमारे संस्थान है, वहाँ जो हमारे राजा है, आज वहाँ के प्रिंस क्राउन ठाकुर अर्जुन सिंह है। उनको आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं या आप उनको गूगल पर देख सकते हैं। आज भी पाकिस्तान में उमरकोट के जो राजा है, मंत्री है, खासदार है, आमदार है। हमारे राम मंदिर के लिए उन्होंने करोड़ रुपए भेजे और आज पाकिस्तान में राजपूतों की आन बान शान उमरकोट के राजा है। तो उस वक्त 1540 में हुमायूं जो युद्ध में से भाग गया था, उसकी रानी जो गर्भवती थी, उसने उमरकोट के राजा के घर पे जाके अकबर को जन्म दिया था। अकबर का जन्म राजपूतों के घर पे हुआ और राजपूतों के घर पर वो पला था। अकबर को पता था कि राजपूत कितने शूर है, कितने त्यागी और बलिदानी है। फिर ऐसा हकीम खां सूरी जो हल्दी घाटी में राणा प्रताप जी का सेनापति था, उन्होंने अपने सैन्य को पगड़ी के बजाय शिरस्त्राण हेलमेट पहनने का एक आदत डाल दी थी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया।
सबसे ऐतिहासिक युद्ध था, सबसे बड़ा युद्ध था जो जमीन पर आमने सामने लड़ा गया। बहुत इतिहासकारों ने बताया गया कि राणा जी के तरफ से कितने घोड़े थे, कितने घोड़सवार थे, कितने सैनिक थे, और अकबर की तरफ से कौन थे। अकबर की तरफ से 1568 की तरह 1576 में अकबर नहीं आया, उसने देखा था, उन्हें वीरता और शूरता देखी थी, वो खुद नहीं आया, उसने राजपूतों को ही भेजा। दुर्भाग्य की बात थी कि दोनों तरफ राजपूत ही थे। अकबर की तरफ से जगन्नाथ कछवा था जो भारमल का बेटा था, उसका सेनापति मान सिंह था जो भगवंत दास का बेटा था, जो जगन्नाथ का भतीजा था, बहुत सारे थे। उनके साथ कुछ जो मुगल सैनिक थे, सरदार थे, उनको संदेह था क्या क्या मान सिंह, जगन्नाथ कछवा, माधव सिंह, ये जो राजपूत थे अकबर की तरफ से, क्या इन वक्त कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अकबर ने बोला कि नहीं, इसलिए मैंने पहले सब दूत राजपूत भेजे थे सुलह करने के लिए। सब दूत राजपूत अकबर ने इसलिए भेजे थे कि बाद में लड़ाई के वक्त इनका आत्मसम्मान ना दुखाया जाए, इनका जो अपमान हुआ है राणा प्रताप जी के दरबार में, उनको वो लड़ने की ताकत दे। इसलिए मान सिंह था, माधव सिंह थे, जगन्नाथ कछवा थे, उधर भी बहुत सारे राजपूत थे। लेकिन जो विश्वसनीय, बहुत इतिहासकारों ने लिखा, किसने कहा कि राणा जी की तरफ 20,000 सैनिक थे, अकबर की तरफ 80,000 घुड़सवार थे। लेकिन ऐसा लगता है, बहुत सारे इतिहासकारों का हम अगर कंक्लूजन करते हैं तो ऐसा लगता है कि राणा जी के तरफ 3,000 घुड़सवार और 4,000 धनुर्धारी पुंजा भील के नेतृत्व में 400 भील थे। देखिए कि राणा जी के काल में कभी जातिवाद नहीं हुआ, हमारे राणा जी के काल में कभी वर्ण व्यवस्था नहीं थी। राणा जी का सेनापति मुस्लिम था, राणा जी का जो प्रमुख था वो राणा पुंजा भील था जिसके 400 धनुर्धारी थे। राणा जी की ओर से 3,000 घुड़सवार थे और 400 भील, पुंजा भील के 400 धनुर्धारी थे, और तकरीबन 20,000 से थोड़े ज़्यादा घुड़सवार मुगलों की तरफ से। राणा जी ने देखा जिस तरह शिवाजी महाराजों ने अफजल खान के लिए जावली का खोरा नियुक्त किया था, चुना था, उसी तरह राणा जी ने युद्ध के लिए हल्दी घाटी, जिसे राती घाटी भी कहा जाता है, हल्दी घाटी चुना गया। हल्दी घाटी इसलिए कहा जाता है, वहाँ की माटी हल्दी जैसी है, पीली है, मैं खुद लेकर आया हूँ वहाँ से माटी। हल्दी घाटी को चुना और उन्होंने पूरी तैयारी के साथ इस युद्ध में प्रवेश किया। उधर से भी राजपूत थे, इधर से भी राजपूत थे। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को सुबह सुबह शुरू हुआ। इस युद्ध में राणा जी के साथ कुंवर अमर सिंह जी, ताराचंद, भामाशाह, ग्वालियर नरेश, राम सिंह के 3 बेटे थे, पुंजा भील थे, सबों ने बहुत पराक्रम की शर्त की। इस युद्ध का वर्णन बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग किया है, लेकिन हर इतिहासकार ने, जिसमें जॉर्ज टॉनचिली भी है जो ब्रिटिश इतिहासकार है, अबुल फजल है जो मुगल इतिहासकार है, बदायूं ने जो मुगल तवारीखदार है, उन्होंने भी लिखा है कि जब 11 बजे युद्ध शुरू हुआ तो सैनिक, राजपूत सैनिक इतने युद्ध में बेभान थे कि उन्होंने 8 किलोमीटर तक, बनास नदी के किनारे तक, रक्त तलाई तक, जहां पे बहुत रक्त गिरा, वहां तक अकबर के सैनिक को पीछे भेजा, वहां तक उनको खदेड़ दिया। मानसिंह को ढूंढते हुए राणा जी ढूंढते हुए कि मानसिंह कहाँ है, क्योंकि जब तक सेनापति नहीं मरता तब तक युद्ध नहीं जीतते हम। मानसिंह ढूंढते आए। मानसिंह ने हाथी पर था। उस वक्त राजपूतों ने अपने घोड़ों को हाथी की नकली सूंड लगाई थी कि अकबर के जो मुगल के जो हाथी थे वो अपना बच्चा समझकर उस पर हमला ना करें। ये युद्ध नीति थी, इतनी अच्छी युद्ध नीति राणा जी ने बनाई थी। राणा जी मानसिंह को ढूंढते आए और इतने जोर से भाला फेंका कि वो भाला उसके माहुत को चीरता हुआ गया और मानसिंह हाउद में छुप गया। वो उधर के बहुत सारों ने देखा कि ये हेवी हो रहा है। मानसिंह अपने हाथी के साथ अपने छावनी में भाग गया। मानसिंह भाग गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में रण को छोड़कर मानसिंह भाग गया था। राणा जी इतने अंदर घुस गए थे और राणा जी के साथ बहुत कम सैनिक थे। राणा जी ने अंदर घुसने के बाद करमचंद ने देखा, ताराचंद ने देखा और इन्होंने देखा कि राणा जी बहुत अंदर घुस गए। तब तक राम प्रसाद जो अपना हाथी था वो भी हाथी को उन्होंने अपना लिया था और वो हाथी को
काबू में करते हुए वो उसको छावनी में ले गए थे। वो बड़ी बात हो गई थी कि राम प्रसाद हाथी उनके हाथ लग गया था। और राणा जी ने मान सिंह को मारते वक्त राम सिंह के हाथी को जो तलवार बांधी थी वो तलवार चेतक के पैर को लग गई और वहां पे गड़बड़ हो गई। चेतक 3 पांव से लड़ता रहा, लेकिन फिर जो ग्वालियर नरेश राम सिंह थे, वो राम सिंह ने देखा कि चेतक जख्मी हो चुका है, राणा जी अंदर हो चुके हैं। सब सेनापतियों ने राणा जी को बाहर निकाला और उनको बताया कि आप यहां से जाइए, आप बचोगे और एक युद्ध लड़ेंगे, ये युद्ध हम लड़ते हैं। फिर राणा जी को बहुत विनती करके वहां से निकाला गया और राणा जी वहां से निकलते गए। फिर चेतक उनको 3 पांव से लेकर 3 पांव पर लेकर चेतक उनको दौड़ता आगे निकल गया। और जो नाला था वो नाला उनके पीछे एक उज्बेकी और एक पश्तून, दोनों ने देखा कि राणा जी भाग रहे। और राणा जी के जैसा ही जो मानसिंह झाला था, राणा जी के बाजू से वो मानसिंह झाला राणा जी के जैसा दिखता था। और राणा जी के राणा झाला के घोड़े पे सिसोदिया वंश का छतरी लगाया गया और मुगलों को लगा कि राणा प्रताप जी है। वो उसके साथ लड़ते गए और राणा प्रताप जी को लेकर चेतक 3 पांव पर चेतक लेकर दौड़ता गया युद्ध मैदान से बाहर, जो कोलेरी गांव की तरफ भाग रहा था। बीच में बड़ा नाला था, लेकिन दो एक उज्बेकी और एक पश्तूनी सैनिक ने देखा कि ये महाराणा प्रताप जी है। उन्होंने उनको फॉलो किया, उनके पीछे भागते रहे, दौड़ते रहे वो दोनों। लेकिन वो जब दौड़ रहे थे, वो शक्ति सिंह ने देखा, जो राणा जी का भाई था, जो बचपन में झगड़े की वजह से अकबर के पास गया था। शक्ति सिंह ने देखा कि राणा जी भाग रहे, राणा जी के पीछे 2 सैनिक भाग रहे। शक्ति सिंह उनके पीछे गया और उन्होंने वो दोनों सैनिकों का कत्ल किया और राणा जी से माफी मांगे कि मेरे आने वाली पूरी पीढ़ी आपके गुलाम रहेंगे, आपके आदेश के नीचे रहेंगे। और उसी वक्त जो 25 साल पहले जो 2 भाई की टूट हुई थी, उसके खून में कहा वो प्यार आया और शक्ति और राणा जी एक हो गए। राणा जी कोलेरी गांव तरफ निकल गए। इधर 3 घंटे तक युद्ध चला। इस युद्ध में 20,000 से ज्यादा सैनिक थे, वो मारे गए। सिर्फ 3,000 सैनिकों ने मारे। इसमें सबसे ज्यादा वीरता दिखाई जो पुंजा भील जो जनजाति है, वहां की अरवली पर्वत में की जनजाति है, उन्होंने अपने धनुषों से इतने मुगलों को घायल किया। मुगल भागते भागते रह गए। शाम हो गई, रात को दोनों छावनी में दूर निकल गए। लेकिन रात भर पुंजा भील के जो भील थे जनजाति वाले, उन्होंने जो आदिवासी थे, उन्होंने रात भर इतना तंग किया कि उनको चैन की नींद नहीं आने दी। और बहुत सारे इतिहासकार कहते कि युद्ध अकबर जीता, जिसका सेनापति भाग गया, जिसके 20,000 से सैनिक या मर गए या घायल हो गए, जिसके हाथी भाग गए, क्या वो युद्ध अकबर जीता था? बिल्कुल नहीं, अकबर जीता नहीं था। और राणा जी भी हारे नहीं थे। सिर्फ हार हुई थी तो राजपूतों की हुई थी, जिसमें बहुत सारे राजपूत मरे थे। जो कलाल खान सेनापति था, वो कलाल खान को बदायूनी कहता है, जो हरावल में था। हरावल मतलब अगली सबसे अगली टुकड़ी, युद्ध करने वाले अगली टुकड़ी, जो दोपहर के 12 बजे के युद्ध के वक्त बदायूनी कहता है कि अपने सैनिकों को समझ नहीं रहा है कि अपने तरफ के राजपूत कौन और राणा जी तरफ के राजपूत कौन। तो कलाल खान बदमाश कहता है, तुम मारते जाओ, मरेंगे तो राजपूत ही मरेंगे। उस वक्त दोनों तरफ राजपूतों की बहुत हानि हुई थी और युद्ध ना अकबर जीता था ना राणा हारे थे। इस इतिहास में, गौरवशाली इतिहास में, युद्ध को सब दुनिया ने पढ़ा, सब दुनिया ने देखा कि कितना गौरवशाली इतिहास था, कितना बड़ा युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद 1577, 1578 बहुत बार अकबर ने राणा जी को जीतने की कोशिश की। युद्ध के दूसरे दिन कोलेरी निकल गए राणा जी। मानसिंह भी अपनी छावनी में गोगुंदा निकल गया, कुंभलगढ़ गया। वो कुंभलगढ़ तो वीरान हो चुका था और उन्होंने कुंभलगढ़ जाकर उसने उस 36 छावनियां, उस इलाके में जो इलाका था देवरी, छापली, वो इलाकों में कुंभलगढ़, गोगुंदा, वो एरिया में उन्होंने 3-4 सालों में 36 जगह अपनी छावनियां तैयार की। उन्होंने बहुत कोशिश की, जान कोशिश की राणा प्रताप जी को ढूंढने की, पकड़ने की, मारने की, अकबर के आदेश की वजह से, लेकिन कुछ नहीं हो सका। 1576 के बाद पुंजा भीलों के सैनिकों ने, रावत राजपूतों ने
जो देवरी के पास जो राजपूत है वो रावत राजपूत है। रावत राजपूतों ने जो राणा जी को साथ दी बाद में, उन्होंने सबों ने इनको इतना तंग किया कि वहां से बहुत सारे मुगल सैनिक जाने लगे। और इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा एक युद्ध मैं आपको बताने वाला हूं जो 26 अक्टूबर 1582 को हुआ, जिसको देवरी छापली युद्ध बताते हैं। कभी नहीं हुआ, हमारे कौन से स्कूल के बुक में नहीं है, कौन से स्कूल में देवरी छापली का युद्ध नहीं है, क्योंकि राणा जी का युद्ध था। राणा जी ने एक भी मुगल जिंदा नहीं बचाया था। और राणा जी के युद्ध के बारे में कोई भी किताब में लिखा नहीं है, कभी कहा गया नहीं है। हल्दी घाटी के बारे में बताया है, सब बारों में बताया है, लेकिन देवरी छापले का युद्ध हमारे लिए बहुत सम्माननीय है, बहुत हमारे लिए गौरवपूर्ण है। जिस युद्ध में कुंवर अमर सिंह ने अपनी शूरता दिखाई थी। 26 अक्टूबर 1582 को दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन, देवरी जो सबसे बड़ी छावनी थी, उस छावनी को अमर सिंह, भामाशाह और राणा प्रताप जी ने हल्ला बोल दिया। और हाँ,